अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है वो 16 हमने स्टार्ट किया है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लेक्चर सारे वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द 16 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर हम जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैपेसिटर्स। अब देखिए कैपेसिटर्स क्या होता है। सिंपल स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस हो गई, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर्स कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। ये आपने डिफाइन कैपेसिटर आएगा बोर्ड पे, तो आपने यह लिखना है। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद यहाँ पर क्या है, चार्जेस हैं, कि वो चार्जेस को, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उसको हम, उस डिवाइस को इसलिए हम नाम देते हैं कैपेसिटर का। यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर दो टाइप्स को पढ़ेंगे। एक टाइप है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर और दूसरी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर दो टाइप्स हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो आपने लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर वन इज आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एंड अदर वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ये टाइप है, लॉन्ग में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है। आपने दोनों तरीके से इसे जो है वो आपने कंप्लीट अच्छे से समझ लेना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस इन स्पेस सच दैट इट इज फार फ्रॉम अदर कंडक्टर और इन्फ्लुएंस इज नोन एज आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये डिफाइन में आ सकती है, इसको आपने देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये जो आपको सामने बना हुआ नजर आ रहा है, ये स्फेयर सा, गोल सा, ये आपके पास आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। आइसोलेटेड एक स्फेयर यानी गोल शेप का कंडक्टर होगा। ठीक है, और वो कहता है कि एक, इस डेफिनेशन के अंदर वो ये कहता है कि अगर आप एक गोल जो है वो स्फेरिकल शेप का कंडक्टर लो, तो अगर ये दूसरे कंडक्टर, मतलब इसके साथ अगर कोई और कंडक्टर भी है ना, तो इतना ये वाला स्फेयर उस कंडक्टर से इतना दूर होना कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दूसरा कंडक्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इस पर ना पड़े। ठीक है, इसको हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब ये अकेला हो, इस पर किसी किस्म का दूसरे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ना पड़े, तो उसे हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन स्पेस सच दैट इट फॉर फ्रॉम द अदर कंडक्टर। ठीक है, कि स्फेरिकल कंडक्टर को इस तरह रखा जाए स्पेस में कि दूसरे किसी कंडक्टर का और इन्फ्लुएंस इज नोन एज, किसी दूसरे कंडक्टर का असर इस पर ना पड़े, उसे हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कहते हैं। कहता है द एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब ये हमारे पास नया वर्ड यहाँ पर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर कितनी सलाहियत रखता है कि वो अपने अंदर कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसको हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कह रहा है स्फेरिकल की जो आपके पास स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, कि वो कितनी एबिलिटी रखता है कि वो कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, आइसोलेटेड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जाकर वो ये लिखाएंगे, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ये मैंने आपको ऊपर बता दी है, ये है स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर की डेफिनेशन। और ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिख देनी है। अब यहाँ कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर ऑन द स्फेयर।
पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। सिंपल कह रहा है कि कितने आप इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रहे हैं उस स्फीयर के अंदर, उसको आपने पर से मुराद डिवाइड है। पर से मुराद क्या होता है? रेशियो होता है, डिवाइड होता है। कहता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आपने उसे चार्ज को, जितने चार्ज आप स्टोर कर रहे हैं और उस पर जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी सरफेस पर, उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास कैपेसिटेंस निकल आता है। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी क्या है? क्यू ओवर वी है। मतलब जितने चार्ज आपने स्टोर किए हैं उस डिवाइस के अंदर और जितना आपने उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज किया, उन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस निकल आएगी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की, कि उस कैपेसिटर के अंदर कितने चार्जेस स्टोर हो गए और कितना पोटेंशियल यूज किया गया है, कितनी एबिलिटी थी उस जो है वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। ठीक है, तो आपने ये इसका फॉर्मूला इस तरह से जनरेट होगा। आगे देखें, कहता है वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर। क्यू क्या है? वो अमाउंट है चार्ज की जो आपने स्टोर की है। एंड वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएटेड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। और ये वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि क्रिएट हुआ था चार्ज को स्टोर करते वक्त। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज वन, मतलब फेरेड। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस का यूनिट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। यूनिट क्या है? फेरेड होता है। तो स्टूडेंट फेरेड की यहाँ पर आपके पास नीचे जो है वो फेरेड की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो कहता है फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 1 फेरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर दैट स्टोर 1 कूलम, कितने? 1 कूलम्स ऑफ चार्जेस व्हेन इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट assuming it isolated in free space। मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बताता हूँ। कहता है इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर पर 1 कूलम चार्ज स्टोर करने से उसका पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट हो जाए। फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी कंडक्टर पर 1 कूलम चार्ज स्टोर करने से उसका पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट हो जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फेरेड होगी। ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 1 फेरेड। क्लियर होगी बात? तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है 1 फेरेड की। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं सकता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि लिखना इस पर, ये इस पेन से बहुत मुश्किल है, तो इसलिए बता रहे हैं। ये जो आपके पास ये यहाँ से जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये किसकी है? 1 फेरेड की डेफिनेशन है। तो 1 फेरेड सिंपल क्या हो गया कि जब 1 कूलम चार्जेस स्टोर करने के लिए जो स्टोर करने के लिए आप 1 वोल्ट जो है इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फेरेड होगी। नेक्स्ट नीचे चलते हैं तो देखें ये लिखा हुआ है 1 फेरेड बराबर होता है 1 कूलम ऑफ 1 वोल्ट। ठीक हो गया कि 1 कूलम चार्ज स्टोर करने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 फेरेड के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने डेरिवेशन, ये डेरिवेशन है आपने याद रखना है। हेडिंग्स दिया करें, जितनी आप हेडिंग्स देंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अब तो माशाल्लाह आप लोग सेकेंड ईयर में, कुछ छोटी क्लास तो है नहीं, इसमें तो जितना आप ज्यादा अच्छा, साफ और ज्यादा से ज्यादा करके लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन को देखें तो देखें हमारे पास जो पोटेंशियल है उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे ई नॉट को हम क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और ये क्यू चार्ज हो गया, आर रेडियस हो गया। स्फेयर है ना, तो स्फेयर का जो है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, तो ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये इसके अंदर जो चार्जेस स्टोर हुए हैं उसको क्यू से उसने डिनोट किया हुआ। अब देखिए हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कैपेसिटेंस का फार्मूला जी, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो वही फार्मूला इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर C, ये जो है ना, ये C है, ये Q है, और ये नीचे क्या था? V था। हमने क्या किया है? ये जो V की वैल्यू है ना, ये हमने इस Q के नीचे V था, V के अंदर पुट की है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, साथ Q बाय R आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ये डिवाइड पे है, जो मतलब ये पहली पोजीशन, ये दूसरी होती है, तीसरी होती है। आपने देखा होगा जब डिवाइड है तो ये जो रेशो है इसकी जगह अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा रेशो को, मतलब Q, और इस रेशो की जगह ये जो लाइन है ना, इसको मैं डिवाइड कहते हैं ना, पर होता है, तो इसकी जगह मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाली वैल्यूज पलट जाएंगी। मतलब 4, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, समझ आ जाए शायद। 4, सॉरी पाई का स्क्वायर नहीं है,
आप ये पाए का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये पाए हो गया। मैं ऐसा ऐसा बोल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास पाया आ गया, ठीक है, ये पाए हो गया 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और साथ क्या है, और ये बन जाएगा आर बाय क्यू, ठीक है, आर ऊपर आ जाएगा और क्यू नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है ना, डिवाइड में जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो पलट जाती है। अब यहाँ से ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4 बचा, पाई बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा और आर बचा। तो मैंने यहाँ लिख लिया c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका क्या है, स्फेरिकल जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला है। ये आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने जनरेट किया है, किसके लिए है, ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन आ सकता है, स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। और वो क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो ये आ सकता है कि आपने लिखना है ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर हैं जिस पर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आपने क्या लिखना है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो और फिर उसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। एमसीक्यू से पूछ सकता है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल जो कंडक्टर है वो किस तरह और किन चीजों पर डिपेंड करता है। बेटा वो डिपेंड करता है स्फेयर पर, ठीक है, डिपेंड करता है रेडियस के स्फेयर पर। देखिए ये है ना सी, और यहाँ पर देखिए एक आपके पास आर है, और सी और आर के दरम्यान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, आर के। तो इसका मतलब है जितनी रेडियस ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा मीडियम पर, मीडियम चेंज होने से भी इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मीडियम ज्यादा होगा तो भी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और अगर मीडियम कम होगा तो भी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। यहाँ तक आपके पास जो पहला टॉपिक है इसका, सॉरी पहली टाइप है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।